नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का डिक्टेशन है मेवाड़ बुक से। स्पीड रहेगी 100 WPM। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए, डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पूजनीय महोदय, मैं आपसे मिलावट के संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ कि एक ज़माने में हम फसल को कीड़ों से बचाने के लिए हानिकारक रसायन का इस्तेमाल किया करते थे, पर आज हम इसका प्रयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। एक तरफ उत्पादन अधिक हो रहा है, उत्पन्न उत्पाद से मुनाफे में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्पादित हो रही वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी होती जा रही है और यहीं से मिलावट का सिलसिला शुरू हो जाता है। पुराने ज़माने में हमारे देश के अंदर दूध की नदियाँ बहा करती थीं। दूध में पानी मिलाने की बात अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है। आज दुकानदार मौसमी फलों को हरा, लाल, पीला रखने के लिए रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुद्ध पानी में मिलावट शुरू हो गई है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, उनमें जागरूकता लाने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं, लेकिन मिलावटखोरों पर इसका कोई असर नहीं होता है। पश्चिमी देशों के अंदर मिलावट करने वालों के लिए काफ़ी सख्त कानून बनाए गए हैं। हमारे यहाँ पर लचर कानून व्यवस्था के स्थान पर सख्त कानून बनाने से ही मिलावटखोरी और मिलावटखोरों पर अंकुश लगाया जा सकता है। देश में अपना पैर पसार चुकी 7 घातक बीमारियों की पहचान की जा चुकी है। हमारा लक्ष्य 2020 तक भारत को पोलियो, खसरा जैसी बीमारियों से मुक्त कराने के लिए टीकाकरण मुहिम चलाने का अभियान प्रारंभ हो चुका है। बताया जाता है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत पहले चरण में करीब 200 जिला अस्पतालों में यह काम किया जाएगा, फिर पूरे देश में किया जाएगा। यहाँ मैं साफ कर देना चाहूँगा कि आज हमारे देश में ऐसे अभियानों की आवश्यकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुपोषण से हर साल लाखों बच्चे मर रहे हैं और अधिकांश क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। आज राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना पर नज़र रखने की आवश्यकता है। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं का अभाव है, जांच सुविधाओं का अभाव है। वहां समय पर बेहतर इलाज न हो पाने से हमारी निर्भरता निजी अस्पतालों पर बढ़ती जा रही है। अब जरूरी हो गया है कि चिकित्सा केंद्रों का अच्छी तरह से विकास किया जाए। स्वास्थ्य केंद्रों में इस प्रकार से इलाज की व्यवस्था की जाएगी तो निजी अस्पतालों पर निर्भर रहने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और आसानी से इन अस्पतालों में बीमारियों का इलाज हो सकेगा। बीमा का विकास प्रत्यक्ष रूप से देश की जनसांख्यिकीय और आर्थिक रूपरेखा से जुड़ा होता है। बीमा कंपनी व्यक्ति, समूह, परिसंपत्ति के अंतर्गत वित्तीय जोखिम उठाने संबंधी अनुबंधों का प्रस्ताव करती है, जबकि अन्य कंपनियां
वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित जुड़े व्यवसाय संचालित करती हैं। यद्यपि गैर बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए करार घंटे, दिन, महीने, वर्ष अथवा किसी व्यक्ति और परिसंपत्ति के लिए जीवन पर्यंत हो सकते हैं। एक बीमा कंपनी का उत्पाद खरीदने वाला कोई ग्राहक संबंधित कार्यक्रम से जुड़ी तमाम अनिश्चितताएं और जोखिम बीमा कंपनी के हवाले कर देता है। किसी भी आपदा और हानि के प्रति बेफिक्र हो जाता है। दूसरी तरफ बीमा कंपनी सभी संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं का बोझ अपने कंधों पर लेकर अनुबंध के अनुसार अधीन संपूर्ण समयावधि के लिए वित्तीय हानियों की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करती है। बाजार में जोखिम बीमा कंपनियों के लिए अवसर होता है। बीमा कंपनी अत्यधिक तकनीकी कार्यों के प्रबंधन के लिए अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए बीमांकित नियुक्त करना अनिवार्य होता है। विकसित देशों में उच्च वित्तीय जोखिम माने जाते हैं। विशेष तौर पर बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं के लिए बीमाकर्ता नियुक्त किया जाता है। बीमा कंपनियां सामान्यतः उत्पादों की एक सीमा के साथ लघु और दीर्घावधि सभी प्रकार के वित्तीय जोखिमों के बारे में प्रस्ताव करती है। बाजार के अंतर्गत आने वाले सभी बीमा और निवेश उत्पाद जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जो कि मुख्य तौर पर सावधि बीमा, आजीवन बीमा, वर्गीकृत बीमा, निवृत्ति एवं पेंशन उत्पाद, सूक्ष्म बीमा, स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा, समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, इंजीनियरिंग बीमा और विमानन बीमा से संबद्ध होते हैं। पुनः बीमा स्वास्थ्य के अंतर्गत बीमा कंपनी अपने जोखिम का एक भाग दूसरी बीमा कंपनी को अंतरित करती है, पुनः बीमांकित कहलाती है। हमारे देश का 600 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल रबी की खेती के लिए माना जाता है। अचानक बदलते मौसम का असर और फसल की बर्बादी देखकर अन्नदाता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी ज़्यादातर खेती मौसम के अनुसार होती है। इसका असर हमारी खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है। देश भर में ओलावृष्टि के कारण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में लगभग 113 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी रबी फसल को भारी मात्रा में नुकसान होने से संबंधित ज्ञापन प्राप्त हुए हैं और ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। इसी सिलसिले में गुरुवार को एक टीम राजस्थान के लिए रवाना कर दी गई है, जबकि हरियाणा के लिए शुक्रवार को टीम रवाना कर दी जाएगी। ऐसे प्रभावित किसानों के लिए फसल बीमा के दावों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का बजट दुगुना करने के संकेत दिए हैं। केंद्र सरकार ने अगले 5 सालों के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया है। इस कोष में पिछले वर्ष की तुलना में दुगुनी धनराशि का इंतजाम किया जा रहा है। प्रभावित राज्यों को आपदा राहत के तहत राशि 10 दिन के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी। कृषि मंत्री जी ने इसी तारतम्य में यह भी संकेत दिए हैं कि राज्य सरकारें किसानों को मुआवजा बांटने के लिए सरकारी प्रक्रिया
पूरी होने का इंतजार न करें, बल्कि उनको राज्य आपदा राहत कोष से धन वितरित करना शुरू कर दिया जाना चाहिए। यह सरकार न केवल उद्योगपतियों के लिए सहूलियत भी जुटा रही है, उन्हें रियायतें भी बांट रही है, बल्कि किसानों के हित में काम कर रही है। केंद्रीय खाद्य मंत्री ने गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की बैठक अप्रैल के अंतिम बुधवार को बुलाने के संकेत दिए हैं। इस बैठक में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भाग लेने की संभावना व्यक्त की जा रही है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा।